हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम आरसीसी की स्टडी कर रहे हैं और आरसीसी की लास्ट क्लास में हमने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिज़ाइन कंप्लीट किया था, जिसमें कि मैंने आपको डिज़ाइन के स्टेप प्लस सभी स्टेप को फॉलो करते हुए उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था। और आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं लिंटल की, यानी कि डिज़ाइन ऑफ लिंटल। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल लिंटल के बारे में जानेंगे। पहले इसकी थ्योरी कवर करेंगे, देन इसके बाद फिर हम करेंगे इसके स्टेप, और स्टेप के बाद फिर हम लगाएंगे इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसीलिए आपको पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि लिंटल के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डिज़ाइन का आएगा। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बहुत स्टार्टिंग से, यानी कि पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा लिंटल की, उसके बाद इसमें आर्च एक्शन क्या होता है ये बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इसके स्टेप समझेंगे, देन स्टेप के बाद फिर डिज़ाइन करेंगे न्यूमेरिकल की हेल्प से। समझ पा रहे हैं आप? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों लिंटल की परिभाषा। तो क्या होता है लिंटल? अच्छा देखिए, मैं आपकी एक डाउट क्लियर कर दूं। कुछ बच्चे बोलते हैं लिंटर, यानी कि लिंटल ना बोल के लेंटर बोलते हैं। तो दोस्तों लेंटर कोई वर्ड नहीं होता। आपने देखा होगा ज़्यादातर गांव में जब छत डलती है, छत जिसे आप स्लैब बोलते हैं, तो इसको कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ लेंटर पड़ रहा है। तो दोस्तों लेंटर कुछ नहीं होता है, लिंटल होता है। और लिंटल हम छत को कभी नहीं बोलते, छत को हमेशा स्लैब बोला जाता है, इस बात का ध्यान रखना। अब लिंटल क्या होता है? तो आपकी बिल्डिंग में, यानी कि जो आपकी बिल्डिंग है, भवन है, उसमें जितने भी ओपन स्पेस होते हैं, ओपन स्पेस से मतलब जितने भी खुले हुए पोर्शन होते हैं, जैसे दरवाज़ा हो गया, विंडो हो गई, रोशनदान हो गया, एंड बरामदे के जो प्रवेश द्वार होते हैं वो हो गया। तो उन सब के ऊपर दोस्तों जो आपका एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है ना, एक पटिया जैसी पड़ी होती है हॉरिजॉन्टल, कुछ मोटाई की, उसी को लिंटल बोलते हैं। मतलब कहने का क्या है दोस्तों, जैसे आप डायग्राम में समझ सकते हैं, ये डायग्राम में कोई प्रवेश द्वार समझ सकते हो आप इसको, ये खाली जगह ना बीच में, इधर दीवार इधर दीवार, आप इसको गेट बोल सकते हो, किसी रूम का गेट कह सकते हो, इसको विंडो बोल सकते हो, बरामदे का प्रवेश द्वार बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कोई भी आपका एक ओपन स्पेस है, खुला हुआ स्थान है। तो इसमें हमने क्या किया, इसके ऊपर यहाँ पर हम क्या डालते हैं, हॉरिजॉन्टल यहाँ पर एक पटिया डाल देते हैं, क्षैतिज पटिया डाल देते हैं। इसी को दोस्तों हम लिंटेल बोलते हैं, LINTEL, लिंटेल, याद रखना। ठीक है, तो लिंटेल की डेफिनेशन क्या हो गई? बरामदे के प्रवेश द्वार या फिर डोर विंडो एंड वेंटिलेटर को पाटने के लिए, बॉल या फिर एंड बॉल मैसनरी को ऊपर उठाने के लिए इन पर जो विशेष प्रकार की हॉरिजॉन्टल पटिया डाली जाती है उसे लिंटल कहते हैं। आप नॉर्मली देख सकते हैं जितने भी दरवाजे होते हैं, आपने देखा होगा दरवाजे का जब दोस्तों फ्रेम बना होता है, फ्रेम चौखट जिसे बोलते हैं, तो चौखट के ऊपर हम डायरेक्ट तो चिनाई कर नहीं सकते ईंट की, इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले एक आरसीसी का, यहाँ पर एक आरसीसी का लिंटल प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, आरसीसी का एक लिंटल प्रोवाइड करते हैं कुछ मोटाई का, उसी को हम क्या कहते हैं, लिंटल कहते हैं। डेफिनेशन समझ आ रही है? अब इसमें डेफिनेशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों हमारा आर्च एक्शन। आर्च एक्शन को बहुत ध्यान से समझना है। अब देखिए करते क्या है दोस्तों हम, ये हमारा लिंटल था, यहाँ तक क्या है, लिंटल है। ठीक है, इधर दीवार बनी हुई है, इसके इधर इस साइड भी दीवार है, टोटल ऊपर तक क्या है, वॉल है एक। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, जितना लिंटल था आपका, इस लिंटल के ऊपर हमने एक इमेजनरी ट्राइंगल बना लिया, एक काल्पनिक त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों हम। ये है काल्पनिक त्रिभुज, मतलब ये बना हुआ नहीं होता है, लेकिन हम इसको आर्च एक्शन चेक करने के लिए, हिंदी में जिसे डांट क्रिया कहते हैं, इसको चेक करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक इमेजनरी ट्राइंगल बनाते हैं। और इस इमेजनरी ट्राइंगल का जो ये एंगल होता है, ये जो कोण होता है, ध्यान रखना, अगर आपने अच्छी चिनाई कर रखी है तो उसके लिए 45 डिग्री लेते हैं, एंड अगर आपने घटिया चिनाई की है तो घटिया चिनाई के लिए हम इसको 60 डिग्री लेते हैं, मतलब 60 अंश का कोण लेते हैं। समझ पा रहे हैं इतना आप? आपको यही याद रखना है इसमें क्या, कि हम किसी भी ट्रायंगल के ऊपर लिंटल के ऊपर जो हम इमेजनरी ट्रायंगल बनाते हैं, उस इमेजनरी ट्रायंगल की हाइट निकालेंगे पहले, जिसे मैंने स्मॉल h से डिनोट कर रखा है। एंड दूसरा क्या लेते हैं, इस लिंटल के ऊपर दीवार की जितनी ऊंचाई है उसे लेते हैं कैपिटल H। तो यदि इस कैपिटल H का मान, लिंटल के ऊपर जो आपकी दीवार थी उसकी ऊंचाई का मान, यदि इस काल्पनिक त्रिभुज की ऊंचाई के 1.25 गुने से अधिक होता है, तो हम कह देंगे इसमें आर्च एक्शन पॉसिबल है, डांट क्रिया संभव है। अब डांट क्रिया संभव होने से होगा क्या दोस्तों, अगर हमारा डांट क्रिया संभव होगा तो जब हम डिजाइन करेंगे ना, तो डिजाइन के केस में इस लिंटल के ऊपर
केवल इस त्रिभुज वाली दीवार का, यानी इतनी दीवार का ही वेट मानेंगे कि इस लिंटल के ऊपर इतनी दीवार का ही वेट आ रहा है। और यदि आर्च एक्शन संभव नहीं होगा तो इसके ऊपर जितनी भी आपकी आयताकार दीवार है, टोटल दीवार का वेट निकाल के मानेंगे हम कि इसके ऊपर इस टोटल दीवार का वेट आ रहा है। तो इसीलिए हम आर्च एक्शन को पहले चेक करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से आर्च एक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ से ये हो जाएगा, आर्च एक्शन के लिए लिंटल के ऊपर एक इमेजिनरी ट्राइंगल बनाते हैं, एक काल्पनिक त्रिभुज बनाते हैं जिसका बेस यानी जिसका आधार, इस त्रिभुज का जो आधार है दोस्तों, ये वाला आधार, ये लिंटल का इफेक्टिव स्पैन होता है। लिंटल का इफेक्टिव स्पैन से मतलब क्या है, देखिए दीवार से अंदर तक का तो क्या होता है आपका क्लियर स्पैन होता है, इसे हम शुद्ध पार्ट बोलते हैं। एंड लिंटल जहाँ तक पड़ा हुआ था, लिंटल, इस लिंटल के जो आपका लिंटल है ये वाला, इस लिंटल तक का जो ये मतलब ये त्रिभुज का जो बेस था, ये लिंटल का प्रभावी आवरण के प्रभावी पार्ट के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो यानी कि यहाँ कह देंगे हम त्रिभुज का आधार इस लिंटल के इफेक्टिव स्पैन के बराबर लिया जाता है। तो आपको यही लिखा है यहाँ पर कि इमेजिनरी ट्रायंगल बनाते हैं जिसका आधार क्या होगा, लिंटल का इफेक्टिव स्पैन होता है। इतना समझ आया? अब मैंने ये आपको बता ही दिया कि इस त्रिभुज का एंगल जब लेते हैं तो अच्छी चिनाई के लिए तो 45 डिग्री लेते हैं एंड घटिया चिनाई के लिए 60 डिग्री लिया जाता है। और लिंटल के ऊपर वॉल की ऊंचाई, लिंटल के ऊपर वॉल की ऊंचाई क्या, लिंटल यहीं तक तो था, तो यहाँ से वॉल की ऊंचाई ऊपर तक ये थी कैपिटल एच। इसका जो मान होगा वो त्रिभुज की ऊंचाई के 1.25 टाइम्स, मतलब त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, स्मॉल एच है, तो स्मॉल एच का 1.25 गुना कर दो तो उससे अधिक होनी चाहिए आपके वॉल की ऊंचाई। तो इस केस में आर्च एक्शन पॉसिबल होगा, संभव होगा। यहाँ मैंने कंडीशन लिखी है। ओवरऑल दोस्तों आपको बस इतना सा याद रखना है, जब भी हम डिजाइन करेंगे तो ये बताने के लिए कि इसके ऊपर लोड कितना आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। यदि इस कैपिटल एच का मान, ये वाला कैपिटल एच क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको कि लिंटल के ऊपर दीवार की ऊंचाई कितनी है, ये आपको देगा क्वेश्चन में, ठीक है। एंड स्मॉल एच आपको खुद से निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एच का मान स्मॉल एच के 1.25 गुने से अधिक होगा तो हम कह देंगे आर्च एक्शन संभव है। एंड इस केस में हम केवल इस त्रिभुज तक की ऊंचाई का ही वेट लेंगे, इस त्रिभुज की दीवार का केवल बाहर लेंगे लिंटल पर आता हुआ। और यदि ये केस संभव नहीं होता है तो उस केस में लिंटल के ऊपर जितनी भी आयताकार दीवार बनी हुई है, टोटल दीवार का बाहर लेना पड़ेगा आपको। समझ आ गया? आई होप सो आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे से। तो दोस्तों आप जल्दी से क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे लिख सकें। मैं ये कंडीशन आपको ऊपर लिख देता हूँ, लिंटल को हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं इसके बाद ये कंडीशन लिख दे रहा हूँ आपके लिए, या फिर आप खुद से लिख देना, मैं बोल दे रहा हूँ क्या, कि यदि आर्च एक्शन संभव होगा तो इस त्रिभुज का भार ही केवल लिंटल पर आता हुआ माना जाएगा। और यदि आर्च एक्शन संभव नहीं होगा तो लिंटल के ऊपर की टोटल जो आयताकार दीवार है इसका भार लिंटल पर आता हुआ माना जाएगा। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। समझ आ गया? तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ डिजाइन। अब बस आपको मेनली डिजाइन के स्टेप समझने हैं, देन उस पर एक न्यूमेरिकल करना है, फिर जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर वीडियो पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से कुछ भी करके कवर कीजिए, फिर मैं आपको जल्दी से इसका डिजाइन के स्टेप समझाता हूँ। लिख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अब हम डिजाइन ऑफ लिंटल की। अब ध्यान से समझना आपको। देखिए किसी भी आरसीसी सेक्शन का आप डिजाइन करना तो मेनली 5 ही स्टेप हैं। मैंने आपको सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन कराया था, तो 5 स्टेप कौन कौन से बताए थे। सबसे पहले आप किसी भी सेक्शन का डिजाइन करना, नंबर 1 हमें उसका साइज निकालना पड़ता है। साइज के बाद फिर हमें लोड कैलकुलेट करना पड़ता है कि उसके ऊपर कितना लोड आ रहा है। लोड के बाद हम लोड के अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं, उसका बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं। और बेंडिंग मूवमेंट के बाद चौथा निकालते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और हम क्या करते हैं उसके बाद, बेंडिंग मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बराबर रखते हैं किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद हम डी निकाल देते हैं और डी निकाल के चेक करते हैं हमारा सेक्शन ओके है या नहीं। और सेक्शन ओके होने के बाद फिर हम उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि सरिया डाल देते हैं, आप प्रबलन इस्पात कह सकते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की। स्टेप बिल्कुल वही रहेंगे जो मैंने आपको सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में पढ़ाए थे। स्टेप 1 क्या बताया था मैंने वहाँ पर आपको, मैंने कहा था साइज ऑफ बीम, लेकिन यहाँ हम लिंटल पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, साइज ऑफ लिंटल। साइज ऑफ लिंटल हिंदी में याद रखना आप, लिंटल का परिमाप। अब किसी भी सेक्शन का साइज निकालने का मतलब क्या है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी चौड़ाई की। चौड़ाई मतलब हो गया विड्थ ऑफ लिंटल,
ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हैं लिंटल की चौड़ाई, जिसे बी बोलते हैं। अब आप खुद बता सकते हैं इसको कि किसी भी लिंटल की चौड़ाई कितनी होगी। तो आपको पता है दोस्तों, अगर हमने यहाँ पर क्या है, जैसे मैं सपोज डस्टर की बात करता हूँ, ये कोई आपकी दीवार थी, ठीक है। अब आपको इस दीवार के नीचे यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर लगाना है लिंटल। तो आप खुद सोचिए, जितना इस दीवार की मोटाई होगी उतनी चौड़ाई में तो हम यहाँ पर लिंटल प्रोवाइड करेंगे इसके नीचे। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपका ये फ्रेम था, ये चौखट थी, और यहाँ आपने कोई दीवार ये चिन्ह रखी है इस तरह से, ये दीवार थी, मतलब ये चौड़ाई है। मैं 3D पोर्शन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये आपकी क्या थी, कोई दीवार, मतलब ऐसे ऊपर तक चिन के जा रही है, इतनी मोटाई में ये। अब आपको अगर लिंटल इसके नीचे प्रोवाइड करना है तो लिंटल आप इतनी ही पोर्शन में तो प्रोवाइड करेंगे, इतनी चौड़ाई में तो प्रोवाइड करेंगे। आप किसी भी दरवाजे की तरफ देखना या विंडो की तरफ देखना, तो विंडो का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जितनी चौड़ाई तक होगा उसके नीचे तो हम लिंटल डालते हैं, समझ पा रहे हैं। तो जितना आपका क्या होगा, दीवार की मोटाई होगी, उतना ही क्या हो जाएगा आपका, उतना ही लिंटल की चौड़ाई हो जाती है, ध्यान रखना। तो क्या बोल देंगे यहाँ पर, थिकनेस ऑफ बॉल, ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, थिकनेस ऑफ बॉल, यानी कि दीवार की मोटाई के बराबर लेते हैं लिंटल की चौड़ाई। पहला पॉइंट समझ आया। दूसरा दोस्तों, इसकी गहराई लेंगे। अब गहराई को बोलते हैं डेप्थ। तो डेप्थ दो होती है, एक तो टोटल डेप्थ होती है, पहले हम टोटल डेप्थ लिखेंगे, टोटल डेप्थ। ये सब कुछ दोस्तों हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ से मान रहे हैं, ये बाद में चेक लगाना पड़ेगा हमें। टोटल डेप्थ ऑफ लिंटल। अब लिंटल का टोटल डेप्थ कैसे निकालते हैं, जिसे आप कैपिटल डी बोलते हैं। तो दोस्तों कैपिटल डी हमें एज्यूम करना होता है इसके स्पेन के अनुसार। ये जो इसका स्पेन है ना, क्लियर स्पेन कैपिटल एल, इसके अकॉर्डिंग लेते हैं। यदि स्पेन आपका 2 मीटर तक है, यदि स्पेन कितना है, यहाँ लिख दो, स्पेन अप टू 2 मीटर। यदि स्पेन 2 मीटर तक है, मतलब 2 मीटर से ज़्यादा नहीं है, केवल 2 मीटर तक है, तो उस केस में हम कैपिटल डी का जो मान लेते हैं दोस्तों, वो लेते हैं 100 mm से लेकर के और 150 mm तक। ये आपको मानना है, याद रखना। आप 100 भी ले सकते हैं एंड 150 भी यूज कर सकते हैं यदि स्पेन 2 मीटर तक है तो। इसके बाद निकालते हैं हम क्या, इसके बाद अगर आपका स्पेन 3 मीटर तक है, 3 मीटर से ज़्यादा स्पेन नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो आप, ठीक है। अप टू 3 मीटर, अगर 3 मीटर तक है स्पेन, तो उस केस में कैपिटल डी दोस्तों हम लेते हैं 150 mm से लेकर के और 180 mm तक। याद रहेगा, 150 mm से 180 mm लेते हैं जब आपका स्पेन 3 मीटर। ये कैपिटल एल का मान अगर 2 मीटर तक है तो 100 से 150 तक कुछ भी मान सकते हैं। यदि इसका मान कैपिटल एल का 3 मीटर तक है तो उस केस में आप 150 से 180 तक कुछ भी ले सकते हैं। अब आपको निकालना है क्या, इफेक्टिव स्पेन, इफेक्टिव डेप्थ, मतलब जिसे आप प्रभावी गहराई कहते हैं, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो कैपिटल डी में से हम क्या करते हैं, इफेक्टिव कवर माइनस कर देते हैं, इफेक्टिव कवर को घटा देते हैं, प्रभावी आवरण को घटा देते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। आप कैपिटल डी हम ऊपर निकाल चुके हैं। इफेक्टिव कवर को आप एज्यूम कर लेना, इसको लगभग कितना 20 mm एज्यूम कर लेना, काफ़ी है। इफेक्टिव कवर कितना एज्यूम कर लेंगे, 20 mm मान लेना इसको अपने से, ठीक है। अब क्या रह गया, हमने चौड़ाई निकाल ली, दोनों गहराई निकाल ली। अब निकालेंगे लंबाई। लंबाई का मतलब इफेक्टिव स्पेन निकालेंगे, इफेक्टिव स्पेन, ठीक है, जिसे आप स्मॉल एल बोलते हैं। तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन में स्पेन दिया होगा कैपिटल एल, यानी क्लियर स्पेन दे रखा होगा, इफेक्टिव स्पेन स्मॉल एल निकालना है। तो करते क्या है दोस्तों, हम इसमें जो आपका कैपिटल एल है, जो आपका स्पेन है, जो कि क्वेश्चन में दिया जाएगा, इसमें दीवार जो होगी आपकी, इस दीवार की चौड़ाई का आधा आधा जोड़ देते हैं, वॉल की चौड़ाई का आधा जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दिया, सॉरी फॉर डेट, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया क्या, दीवार की चौड़ाई का आधा, दूसरी वाली दीवार की चौड़ाई का भी आधा ऐड करते हैं। मैंने आपको सिखा रखा है अच्छे से। इफेक्टिव स्पेन कैसे निकालते हैं, क्लियर स्पेन प्लस ये जो दीवार है ना, इसकी चौड़ाई का आधा लेते हैं। इधर तो कंटिन्यू दिखा रखा है आगे तक ये, लेकिन हम क्या करेंगे, दीवार की जितनी चौड़ाई दी जाएगी उसका आधा ले लेंगे इसमें। समझ आ रहा है, तो इस तरह से हम निकालते हैं अपना क्या, स्मॉल एल। ये आपको दिया होगा, बॉल की चौड़ाई आपको देगा क्वेश्चन में, समझ आ गया। तो दोस्तों ये था इसका साइज। आई होप सो आपको साइज समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, दीवार की जितनी मोटाई होगी उसे बी ले लेंगे, चौड़ाई ले लेंगे लिंटल की। डेप्थ कैसे लेंगे, इसको खुद से एज्यूम करना है। स्पेन 2 मीटर होगा तो 100 से 150, 3 मीटर तक होगा तो 150 से 180 लेना है, ठीक है। 3 मीटर से ज़्यादा आपको दिया नहीं जाएगा, डोंट वरी। इफेक्टिव स्पेन, इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए कैपिटल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर माइनस करेंगे, कवर को 20 mm मान लेना, घटा देना इसमें से। और आप इफेक्टिव स्पेन कैसे निकालेंगे, कैपिटल
कैपिटल एल में बॉल की चौड़ाई का आधा जोड़ देंगे, दोनों बॉल की चौड़ाई का आधा। समझ आ गया। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। दूसरे स्टेप में हमें निकालना होता है लोड। तो जल्दी से समझिए लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लोड केवल दो ही तरह के होंगे, एक तो लिंटल के ऊपर जो दीवार है, इस दीवार का भार निकालना पड़ेगा, दूसरा इस लिंटल का स्वयं का भार निकालना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ करके टोटल लोड आ जाएगा, उसमें 1.5 से गुणा करके डिजाइन लोड निकाल लेंगे, तो आपका लोड भी कैलकुलेट हो जाएगा सेकंड स्टेप। चलिए बात करते हैं सेकंड स्टेप की, ध्यान से समझना, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, देखिए अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं सेकंड स्टेप की, ध्यान से समझना। ठीक है, स्टेप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन फॉर लोड, कैलकुलेशन फॉर लोड यानी भार के लिए गणना करनी है। तो मैंने क्या बताया था, दो तरह के लोड होंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल का लोड, दूसरा इसका। अब यहाँ पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आर्च एक्शन पॉसिबल है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। पहले क्या चेक करेंगे हम, सबसे पहले हमें चेक करना है अपना आर्च एक्शन, क्योंकि आर्च एक्शन चेक करेंगे उसके बाद ही तो हमें पता चलेगा कि हमें ट्रायंगल का वेट लेना है या इसके ऊपर की टोटल दीवार का वेट लेना है। ठीक है, तो आर्च एक्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल एच की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी आपको, ये ज़्यादा आना चाहिए 1.25 स्मॉल एच से। ठीक है, अब स्मॉल एच की वैल्यू दोस्तों कैसे निकालेंगे आप, तो आप खुद देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या स्मॉल एल है, ये वाला दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल एल ये। ठीक, अब इस स्मॉल एल में मैंने क्या किया, ट्रायंगल के दो पार्ट कर दिए इधर से, तो ये इतना पोर्शन यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एल बाई 2 हो जाएगा। ये स्मॉल एल बाई 2 है जो कि आधार कह देंगे, और इसका जो परपेंडिकुलर है, जो हाइट है, ये एच है। तो आपका ये 45 डिग्री दे रखा है, इसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह दो या लंब बट्टे आधार कह दो, ये 10 लगा देंगे, 10 45 डिग्री, वहाँ से आपको एच मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो स्मॉल एच कैसे निकाल देंगे आप, 10 45 लगा दो, तो यहाँ से लंब मतलब एच हो गया, स्मॉल एच अपॉन में आधार कितना, बेस, ये वाला केवल इस ट्रायंगल का, एक साइड का ले लो, इधर का ले लो या इधर का ले लो, तो स्मॉल एल का आधा ही तो है ये, जो आपका इफेक्टिव स्पेन था उसका आधा। अब 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आप h अपॉन में L/2 को इस साइड ले जाओ, तो स्मॉल h कितना आ जाएगा दोस्तों आपको, यहाँ से L/2 आ जाएगा। मतलब जितना भी आपका इफेक्टिव स्पेन दे रखा होगा उसका आधा कर देना, h की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस h में 1.25 से गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये पोर्शन मिल जाएगा, कैपिटल H क्वेश्चन में दे रखा होगा। कैपिटल H यदि ज़्यादा आएगा इससे तो आर्च एक्शन संभव होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, केवल इस त्रिभुज का ही भार लेंगे इस लिंटल के ऊपर। समझ आ रहा है, तो मैं ये आर्च एक्शन आप नोट कर लें, मैं इसको रफ करके आपको सीधे लोड निकाल के दिखाता हूँ, बट आपको लिख लेना है, जरूर लिखना है। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखिए अब हमने आर्च एक्शन पता कर लिया, अगर पॉसिबल होगा तो ट्रायंगुलर वेट लेंगे इसका, यहाँ लिखेंगे क्या, लोड ऑफ ट्रायंगुलर वॉल का लोड लेंगे, जिसे हमने W1 कह दिया। अब किसी भी चीज़ का आपको सेल्फ लोड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है डेंसिटी बराबर वेट, डेंसिटी बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। हमें ये वेट निकालना, तो वेट बराबर क्या जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब ये डेंसिटी आपको कितनी लेनी है, देखिए दीवार किसकी बनी होती है दोस्तों, जो हम क्या ले रहे हैं, ट्रायंगुलर वॉल है, तो दीवार बनी होती है ईंटों की, और ईंट के लिए मैंने बताया था आपको, ईंट चिनाई के लिए डेंसिटी हमेशा 19,200 ली जाती है न्यूटन पर मीटर क्यूब में। न्यूटन पर मीटर क्यूब में कितना लेते हैं, 19,200, याद रखना है। आरसीसी के केस में 25,000 लेते हैं, इसको याद रहेगा। इंटू में अब आयतन लेना है आपको, तो आयतन कैसे लेंगे, एरिया ले लो आप, एरिया, और इंटू में क्या ले लो, इंटू में इसकी डेप्थ ले लेना, जो भी आपकी दीवार की मोटाई होगी उसे ले लेना। ठीक है, मोटाई, थिकनेस कह सकते हो आप इसको, तो एरिया इंटू थिकनेस यूज कर लेना इस केस में। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आप समझते रहना ध्यान से। अब आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे दोस्तों, दे तो हो गया 19,200, ठीक, 19,200 न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू एरिया। अब ये त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो आपने पढ़ा होगा 1/2 आधार, आधार की जगह क्या है इसका, स्मॉल एल ही तो आधार है इसका, ठीक है, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, स्मॉल एच है। समझ आ रहा है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और इंटू में थिकनेस दीवार की क्वेश्चन में दी जाएगी आपको, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देना। समझ आ रहा है, तो एरिया किस में आएगा, ये मीटर में, ये मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, और ये मीटर में मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, मतलब यहाँ मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ मीटर होगा, तो ये मीटर, मीटर स्क्वायर मिलकर मीटर क्यूब बन गया, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा आपका दोस्तों। तो इस तरह से क्या निकल के आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 1/2 LV, सॉरी LH, 1/2 LH एरिया हो गया, इंटू में थिकनेस ऑफ बॉल,
थिकनेस किसकी लेनी है, बॉल की, ध्यान रखना, थिकनेस ऑफ बॉल और इनटू में 19,200 इतना, ये न्यूटन में आएगा निकल के। ये हो गया क्या, सेल्फ वेट हो गया इसका ट्रेंगुलर बॉल का, इसे हम W1 कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमने यहाँ से निकाल दिया W1 की वैल्यू। आई होप सो समझ में आ गया होगा मैंने ये ट्रेंगुलर बॉल का लोड कैसे निकाला है। तो आपको मेनली केवल अकेली ये वाली लाइन याद रखनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा दीवार की मोटाई इनटू में 19,200। W1 कैलकुलेट हो गया। अब निकालेंगे W2। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। देखिए W2 कैसे निकालना है आपको। W2 निकालने के लिए कुछ नहीं करना, W2 मतलब हो गया इसका खुद का वेट, लिंटल का स्वयं का वेट। तो ऐसे बोल देंगे सेल्फ लोड ऑफ लिंटल, सेल्फ लोड ऑफ लिंटल जिसे आप W2 बोलेंगे। तो W2 कैसे निकालेंगे दोस्तों, किसी भी चीज़ का सेल्फ लोड निकालना हो, यहाँ पर निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखना, सेल्फ लोड के केस में पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लंबाई के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से W2 क्या आ जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1 इंटू बी इंटू कैपिटल डी इंटू में, अब ये लिंटल किसका बना है, तो ये RCC का बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 25,000 से। ये न्यूटन पर मीटर में आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये तो 1 हो गया, ये मीटर स्क्वायर, और यहाँ होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो स्क्वायर से क्यूब काटेंगे तो न्यूटन पर मीटर में बचेगा। इसीलिए दोस्तों याद रखना, W1 हमने निकाला था किस में आया था, वो न्यूटन में आया था, और W2 आ रहा है न्यूटन पर मीटर क्यूब में। इसीलिए इन दोनों को एक साथ हम जोड़ नहीं सकते, ठीक है, जोड़ना नहीं है आपको। यहाँ क्या करना है, इतना ही निकालना है केवल। अब आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, वहाँ अलग अलग होता है दोनों का फॉर्मूला। W के लिए फॉर्मूला अलग होगा, क्योंकि ये लोड आपका वियरिंग लोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये UBL की तरह काम कर रहा है, वियरिंग लोड, और जबकि आपका ये सेल्फ लोड UDL की तरह काम करेगा। तो UBL के लिए अलग होता है बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला, एंड UDL के लिए अलग होता है, तो दोनों का अलग अलग लगाना है। इसीलिए W1 W2 तक ये आपका स्टेप कंप्लीट हो गया ये। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या होगा दोस्तों, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। अब हम बेंडिंग मोमेंट के लिए करेंगे कैलकुलेशन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, याद रखना। एक तो W1 के लिए, W1 क्या था आपका, W1 था दोस्तों, न्यूटन में आया था, इस त्रिभुजाकार चिनाई का भार, ये त्रिभुजाकार जो दीवार है इसकी चिनाई का भार निकाला था W1। तो ये त्रिभुज जैसा बन रहा, तो त्रिभुज हमेशा क्या होता है, वियरिंग लोड होता है ये, ठीक है, UVL होता है। तो इस केस में फॉर्मूला आएगा W1 इंटू Ly6। याद रखना इसको बहुत अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है आपको, W1 Ly6, और प्लस में W2 क्या है आपका, UDL है, और UDL के केस में क्या लगाते हैं, W2L²/8। याद रखना यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। और एक बात और सुन लो, अभी हमने डिजाइन लोड ऊपर नहीं निकाला था ना, तो हम यहाँ पर डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट निकाल देंगे। मतलब मैं यहाँ MD लिख दे रहा हूँ, मतलब डिजाइन मूवमेंट निकाल रहा हूँ। तो ये जितना भी आया है इसमें 1.5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, जो कि पार्शियली सेफ्टी फैक्टर होता है लिमिट स्टेट मेथड के लिए। इसीलिए ओवरऑल फार्मूला आपको ये वाला याद रखना है, W1 Ly6 प्लस में W2L²/8, और आगे हमने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आया मेन आपका फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट या डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट, ये आपको याद रखना, ठीक है। सेम जैसे बता रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन लगवाऊंगा, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है मगर स्किप मत करना, जिंदगी में दोबारा कभी नहीं भूल सकते आप इसे, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट कर लिया, अब क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, चौथा स्टेप। तो मैं ऊपर निकाल देता हूँ चौथा स्टेप, क्या, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बस समझते रहना स्टेप वाइज। तो यहाँ लिखेंगे स्टेप नंबर 4 हो जाएगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे आप प्रतिरोध आघूर्ण कहते हैं, ठीक है, जिसे हम MU से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लेना है आपको, MU लिमिट लेना है या MU मैक्सिमम बोल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, RVD², याद है ना फॉर्मूला, RVD²। R का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर R का मतलब ये है, अगर आपका FE 250 है या फिर FE 415 है एंड FE 500 है, इस सब केस में मैंने बताया था 0.149 FC के BD² बताया था ना। तो BD² तो हमने ये ले लिया पीछे, R की जगह पे ये आ जाएगा। अगर FE 250 है तो 0.149 FC के आ जाएगा, यदि 415 है तो 0.138 FC के आ जाएगा R की जगह पे, और यदि 500 है तो 0.133 आ जाएगा, ठीक है।
FCK। समझ आ रहा है? तो ये R की जगह पे वैल्यू यहाँ रख जाएगी। ये इतना आपको मैं कैलकुलेशन जब कराऊंगा ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो वहाँ करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का सिंगल अकेला फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ लिखेंगे फॉर बैलेंस सेक्शन, फॉर बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन। अब बैलेंस सेक्शन के केस में क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट जो MD निकला है और इसको RU लिमिट को बराबर रख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे से रफ कर रहा हूँ, इसको रफ करता हूँ और आगे देखिए। अब क्या करेंगे हम, जो MU लिमिट है दोस्तों इसको बराबर रख देंगे किसके, जो आपने अभी MD निकाला था डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट के। इसका फॉर्मूला क्या है, RBD² बराबर MD की वैल्यू आप स्टेप 3 में निकाल चुके हैं। RB को नीचे ले आइए इधर, तो D बराबर मिल जाएगा आपको MD/RB आ गया नीचे, और स्क्वायर को इधर लाएंगे रूट बन जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, D कैलकुलेट कर लेना है। अब ये वाला D, ये D कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए जो आपने स्टेप 1 में निकाला था, स्टेप 1 के एज्यूमिंग D से। स्टेप 1 की जो एज्यूमिंग इफेक्टिव डेप्थ थी दोस्तों, इफेक्टिव डेप्थ जो आपने फर्स्ट स्टेप में स्मॉल d निकाला था उससे कम आना चाहिए आपका ये वाला d, या बराबर आना चाहिए, तब ओके होगा। क्योंकि जो लोड आ रहा है उस लोड को जब ये सह लेगा तो हमने जो एज्यूम किया वो तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो तब अच्छे से सह पाएगा लोड को। अगर इससे कम हो गया ये वाला एज्यूमिंग आपका डेप्थ तो फिर फेल हो जाएगा लिंटल। समझ पा रहे हैं क्यों फेल हो जाएगा, क्योंकि लोड तो ये वाली डेप्थ सह पा रही है ना इसको, और अगर इससे भी कम आपने एज्यूम कर रखी है डेप्थ तो फेल नहीं हो जाएगा, इसीलिए ये ज़्यादा होना चाहिए। समझ आ गया? तो यहाँ से इतना करके हम लिख देंगे सेक्शन इज ओके, डेट मीन्स लिंटल इज ओके। अब लिंटल हो गया ओके। अब क्या करना है, अब आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, देन आपका डिजाइन कंप्लीट। तो स्टेप 5 करते हैं जल्दी से कवर, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे इस पे। स्टेप 5 में क्या करेंगे, हम रेनफोर्समेंट देखेंगे। यहाँ लिख देंगे हम रेनफोर्समेंट। स्टेप 5 देखिए ध्यान से, ठीक है। स्टेप 5, स्टेप नंबर 5, इसमें क्या करेंगे, हम रेनफोर्स्ड स्टील निकालेंगे। रेनफोर्स्ड स्टील मतलब प्रबलन इस्पात निकालेंगे। प्रबलन इस्पात से मतलब क्या, हमें यहाँ एरिया निकालना होता है, ठीक है। यहाँ AST निकालते हैं हम। AST का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, क्या लेते हैं, PT लिमिट इंटू में B इंटू D, केवल इतना लेना है। अब आपको B और D तो पता चल गया था सेक्शन फर्स्ट स्टेप 1 में। अब PT लिमिट कैसे निकालेंगे, तो PT लिमिट का यहाँ पर हमें पता है फॉर्मूला लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है, 0.414 FCK XU लिमिट, 0.414 FCK XU लिमिट अपॉन में FY इंटू D, ये लेते हैं हम। क्या करेंगे, FCK का मान आप देख लेंगे, जितना ग्रेड का स्टील होगा उसके अकॉर्डिंग। XU लिमिट भी आपको पता है, मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से, इसको मैं न्यूमेरिकल में कंफर्म कर दूंगा, बस अभी आप फॉर्मूला समझ लें। यहाँ से PT लिमिट निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, D पुट कर देंगे, B पुट कर देंगे, D पुट कर देंगे, AST मिल जाएगा। अब इस AST को चेक करना है आपको। अब चेक करेंगे तो चेक कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे मिनिमम एरिया। क्या निकालेंगे, पहले मिनिमम एरिया। मिनिमम एरिया से मतलब है AST मिनिमम निकालेंगे आप, ठीक है। AST मिनिमम, AST मिनिमम का फॉर्मूला क्या है, जो मैंने आपको सिंगली रेनफोर्स बीम में डिजाइन में बताया था, पूरे के पूरे फॉर्मूले वही रहेंगे, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं होगी। डिजाइन में केवल क्या करते हैं, लिंटल में सिर्फ लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोड का फॉर्मूला बदल जाता है एंड बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला बदलता है, बाकी सारे स्टेप सेम रहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए यहाँ क्या करते थे हम, 0.85 लेते थे, 0.85 BD/FY, ये होता था मिनिमम का फॉर्मूला, मिनिमम एरिया का। और क्या निकालते हैं, मैक्सिमम एरिया निकालेंगे। मैक्सिमम एरिया, इसमें क्या करेंगे, AST मैक्स निकालते हैं। मैक्स के लिए 4% लेते हैं टोटल का, तो 0.04 B इंटू कैपिटल D यूज करते हैं यहाँ पर। ये इतना आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है। ये मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम निकल गया। तो ये वाला जो एरिया आपने निकाला है, ये इस मिनिमम से तो कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में आना चाहिए ये वाला एरिया, तब तो ओके है। अदरवाइज आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए चेंज करना पड़ेगा इसका एरिया। समझ पा रहे हैं? अब क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ बार्स और निकाल देंगे। एरिया करेक्ट हो गया तो नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे, छड़ों की संख्या। तो नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो जितना भी AST आया है निकल के आपका, इसमें सिंगल बार के एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। A0 मान लिया हमने एक अकेली छड़ का क्षेत्रफल, तो सिंगल बार का एरिया कैसे निकालेंगे, A0 के लिए फॉर्मूला लगाना π/4 फाई स्क्वायर। यहाँ फाई आपको एज्यूम करना है। अब लिंटल की मोटा गहराई दोस्तों काफ़ी कम होती है,
जबकि बीम की गहराई लिंटल से ज़्यादा लेते हैं हम, तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसमें पतली छड़ यूज करनी है। बीम के केस में हमने यहाँ पर क्या लिया था, 20 mm लिया था, लेकिन आप इसके लिए फाई की वैल्यू कितना यूज कर लेना, 10 mm एज्यूम कर लेना, ठीक है, 10 mm मान लेना। समझ पा रहे हैं, फाई की जगह 10 mm रखेंगे तो अब एरिया निकालेंगे तो 78.5 आता है, जिसे 79 मान सकते हैं हम, ठीक है। ए नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी ए नॉट आ जाएगा दोस्तों 79 mm²। आप कैलकुलेट करके देख लेना, न्यूमेरिकल में मैं कराऊंगा आपको, डोंट वरी। तो ये आपका 5वां स्टेप कंप्लीट हो गया। अब छठा स्टेप रहता है चेक फॉर शियर या फिर डेवलपमेंट लेंथ। तो आप इसमें चेक लगा सकते हैं, अदरवाइज चेक छोड़ भी सकते हैं। कर्तन में जांच करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, 5 स्टेप करके आ जाना काफ़ी है। फिर भी आपके पास टाइम बचता है, आपका करने का मन है, तो मैंने आपको शियर वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था। आप कर्तन वाला डिजाइन लगा के आ जाना इसमें लास्ट के स्टेप में। आई होप सो इतना क्लियर हो गया। सब कुछ करने के बाद ये वाला डायग्राम बना के आना है आपको डिजाइन में, ये वाला। इस डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कुछ नहीं है, सिंपल है। मैंने पहले से इसलिए बनाया था ताकि आपका टाइम बच सके, क्योंकि ये दीवार बनाने में थोड़ी टाइम लग जाता, मैंने इसलिए पहले ही बना दिया था। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये स्टेप लगाने हैं केवल 5। क्वेश्चन कोई भी आए स्टेप यही लगा के आना, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, आई प्रॉमिस। समझ पा रहे हैं? तो स्टेप हो गए कंप्लीट। अब जल्दी से बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके इस लिंटल के डिजाइन का। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लें इसको जल्दी से। देखिए, तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की और जल्दी से कवर करेंगे इसको। जो मैंने आपको डिजाइन के स्टेप लिखवाए हैं उन्हीं को फॉलो करना है आपको बस, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में आपको बता दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। यहाँ लिखा है एक प्रवेश द्वार जिसका पार्ट 2 मीटर है। मतलब कोई भी आपका इंट्रेंस गेट है, कोई भी एंट्रेंस गेट मतलब एंटर करने का कोई गेट है और उसका पार्ट दे रखा है, इस यानी कि आपको स्पेन दे दिया। मैं इधर लिख देता हूँ गिवन डेटा, जो दिया है मैं इधर लिख दे रहा हूँ गिवन डेटा करके, ठीक है। तो गिवन डेटा में क्या दिया आपको, स्पेन दे रखा है। स्पेन मतलब पार्ट, जो कैपिटल एल होता है वो दे रखा है 2 मीटर। यहाँ तक समझ आया। आगे कह रहा है के लिए प्रबलित कंक्रीट लिंटल, मतलब एक आरसीसी लिंटल का अविकल्पन करना, डिजाइन करना है, ठीक है। आगे कह रहा है लिंटल के लिए दीवार की ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक है। लिंटल के लिए दीवार की ऊंचाई का मतलब क्या है, लिंटल के ऊपर जो दीवार की ऊंचाई होती है, मतलब कैपिटल एच दे रखा है यहाँ पर। अभी मैंने आपको बताया था कैपिटल एच क्या है, कैपिटल एच दिया है 1.5 मीटर, इससे भी अधिक है, इससे ज़्यादा है। समझ पा रहे हैं? आगे कह रहा है दीवार की मोटाई 300 mm मान लें। दीवार की मोटाई, थिकनेस ऑफ बॉल, दीवार की मोटाई दे रखी है 300 mm। इतना समझ आया। आगे क्या बोल रहा है, लिंटल के लिए M20 ग्रेड की कंक्रीट और Fe 415 ग्रेड का टॉर स्टील यूज करना है। तो M20 एंड Fe 415 ये आपके कंक्रीट और स्टील यूज किए गए हैं। आगे क्या बोल रहा है फिर, कंक्रीट प्रबलित कंक्रीट का भार 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। मैंने आपको बताया भी था आरसीसी का वेट डेंसिटी याद रखनी है, 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, याद रखना ही रखना है आपको ये, ठीक है। आगे बोल रहा है चिनाई का भार 19,200 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये भी मैंने आपको बताया था कि मैसनरी का जो वेट डेंसिटी होती है 19,200 न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। ये आपको दिया है, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा तो आपको याद रखना है। समझ आ रहा है? आगे कह रहा है अविकल्पन इस्पात की स्थिति स्वच्छ चित्र खींचकर दर्शाएं। मतलब आपको डायग्राम भी यहाँ पर शो करना है इसके डिजाइन का। समझ पा रहे हैं? तो मैंने क्वेश्चन का डेटा इधर लिख दिया है, बाकी क्वेश्चन को रफ करके मैं आपको स्टेप समझाता हूँ, ठीक है। डेटा आपको समझ आ गया पूरा। अब देखिए क्वेश्चन को मैं यहाँ से रफ करता हूँ और चलते हैं हम स्टेप की तरफ। जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे, लगभग 15 से 20 मिनट में, ठीक है। जल्दी, बहुत जल्दी करते हैं। देखिए आप सबसे पहले करेंगे स्टेप 1, समझते रहना फास्टली। स्टेप 1, अगर आपको फिर भी डाउट हो कमेंट करके बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। स्टेप 1 में क्या निकालेंगे, साइज निकालते हैं। तो साइज ऑफ लिंटल, जो अभी स्टेप लिखे थे सेम उन्हीं को रिपीट करते जाना और क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। इसमें क्या निकालते हैं, पहले बी निकालते हैं। पूरा आप खुद से लिखेंगे। लिंटल की चौड़ाई, बी मैंने कितना बताया था, दीवार की मोटाई के बराबर लेते हैं, तो बी बराबर 300 mm हो जाएगा। इतना समझ आया। इसके बाद क्या करते हैं हम, टोटल डेप्थ डी, इसको एज्यूम करना होता है। तो कितना एज्यूम करेंगे, मैंने बताया था स्पैन यदि 2 मीटर तक हो, अप टू, यहाँ लिख देना स्पैन अप टू 2 मीटर। अगर स्पैन 2 मीटर तक हो तो मैंने 100 से 150 बताया था। तो सपोज मैं यहाँ कितना ले रहा हूँ, मैं 150 mm ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर 150 mm एज्यूम कर लिया। एज्यूम लिख देना आप, एज्यूम मतलब उन्होंने मान लिया 150 mm। या इसके बाद क्या निकालेंगे फिर, स्मॉल डी। स्मॉल डी को क्या करेंगे, कैपिटल डी में से इफेक्टिव कवर माइनस करते हैं।
इफेक्टिव कवर भी हमें एज्यूम करना होता है, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, एज्यूम लिख देंगे। एज्यूम करके, एज्यूम मतलब मान लिया हमने, जो हमारा इफेक्टिव कवर है वो 20 मान लो। अब 20 mm बताया था मैंने, 20 काफ़ी है, 20 ले लो, ठीक है। अब आप इसमें से 20 को माइनस कर देंगे, कैपिटल डी 150 था, 150 में से कितना माइनस करना है आपको, 20 माइनस कर दीजिए 20। जब आप इसमें से 20 माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये 130 mm आएगा। इतना समझ आ रहा है दोस्तों, ये स्मॉल डी आ गया। इसके बाद क्या करना है, अब लंबाई निकालते हैं, इफेक्टिव स्पेन निकालते हैं। इफेक्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्मॉल एल, चलो इसका नाम लिख देते हैं इफेक्टिव स्पेन, इसको स्मॉल एल बोलते हैं। कैपिटल डी, कैपिटल एल में क्या करेंगे आप, बॉल की चौड़ाई का आधा, दोनों बॉल की चौड़ाई का आधा। तो बॉल की चौड़ाई यहाँ दे नहीं रखी, तो जब बॉल की चौड़ाई ना दे रखी हो दोस्तों, तो उस केस में क्या करते हैं हम, ये जो आपको दे रखा होता है इसको ले लेते हैं, कैपिटल एल प्लस में डी कर देते हैं। तो एल बराबर कितना है, ये कैपिटल एल था कितना, 2 मीटर दिया था, तो ये 2 मीटर ले लिया, प्लस में डी कितना 130 mm है, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.130 हो जाएगा। इसका मतलब स्मॉल एल आ गया आपका 2.13 मीटर। इतना समझ आ रहा है दोस्तों। तो हमने क्या क्या निकाल दिया, बी निकाल लिया, देन कैपिटल डी निकाल लिया, देन स्मॉल डी निकाल दिया, स्मॉल डी के बाद क्या निकाल दिया, एल निकाल दिया। 4 चीज़ निकालते हैं पहले स्टेप में, सबको क्लियर है। अब आगे बात करते हैं स्टेप 2 की, रफ कर रहा हूँ इसे, जो जो निकाला इधर लिख देंगे हम। बी बराबर कितना आया 300 mm, इसके बाद कैपिटल डी 150 mm, स्मॉल डी 130 mm एंड स्मॉल एल आया है 2.13 मीटर। मैंने इधर लिख दिया, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए जल्दी से स्टेप 2। स्टेप 2 समझेंगे। स्टेप 2 में क्या करते हैं, कैलकुलेशन फॉर लोड, कैलकुलेशन फॉर लोड। अब लोड की कैलकुलेशन करने के लिए हमें पहले आर्च एक्शन चेक करना होता है। आर्च एक्शन कैसे चेक करेंगे, मैं इधर बना देता हूँ डायग्राम। ये कोई लिंटल था, ये सपोज कोई भी लिंटल है इधर, ठीक है, ऐसे इधर भी बॉल है एंड इधर भी बॉल है, मैंने दोनों तरफ बॉल दिखा रखी है। इसके ऊपर एक इमेजिनरी ट्रायंगल बना लिया कोई, समझते रहना अच्छे से, ठीक है। थोड़ा जल्दी से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा ना हो। ये इसके बाद ऊपर कोई बॉल थी, ये सपोज ऊपर इसके कोई बॉल है, ठीक, ये ऊपर कोई बॉल है। लिंटल के ऊपर जो इसकी हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है दोस्तों, ये कैपिटल एच होता है, ये वाला ये कैपिटल एच होता है। ये क्वेश्चन में दिया है 1.2 कितना दिया था, ये 1.5 मीटर से अधिक है, ये 1.5 मीटर से ज़्यादा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको स्मॉल एच बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा स्मॉल एल होता है, स्मॉल एल होता है, समझ पा रहे हैं ना। ये एंगल 45 डिग्री लेते हैं। तो यहाँ से हमें स्मॉल एच निकालना है। पहले स्मॉल एच कैसे निकालेंगे, आर्च एक्शन तो पता है ना, एच की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए 1.25 स्मॉल एच से। तो पहले हमें स्मॉल एच निकालना पड़ेगा। स्मॉल एच के लिए 1045 लगाते हैं, मैंने बताया था L/2 आता है निकल के, स्टेप में मैंने बता रखा है आपको। तो एल कितना था, स्मॉल एल कितना दे अभी निकाला है 2.15 है, 2.15। इसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 2 बन जा 2 0 और कितना हो जाएगा, ये 2 1 2 पॉइंट 2 7 14 और 2 5 10, 0.75 मीटर आ गया ये, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इसमें 1.075 मीटर आ गया। अब इसको क्या करेंगे 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको निकालना ये है ना 1.25 स्मॉल एच निकालना है। तो क्या करेंगे 1.25 इंटू में 1.075, इन दोनों को कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, मैं कर देता हूँ आपके सामने। ये 1.25 इंटू में 1.075, तो आ गया कितना 1.3 आ रहा है दोस्तों, ये 1.34 इतने मीटर आ गया। अब आपको देखना क्या, कैपिटल एच कितना था, 1.5 मीटर से भी ज़्यादा था, तो इससे तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा ही होगा। तो क्या कह देंगे यहाँ पर, आर्च एक्शन पॉसिबल है, आर्च एक्शन पॉसिबल है। अब आर्च एक्शन पॉसिबल है तो हमें क्या करना है, केवल इस ट्रायंगल का ही वेट लेना होगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं आगे वेट की, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए इसको डायग्राम को रफ कर दूं, मैं आर्च एक्शन के लिए बनाया था, बस आप इसे बना लेना। अब बात करते हैं लोड की। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं लोड ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, जिसे कि हम स्मॉल w1 कहते हैं। W1 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, क्या आया था, पहले हमने लिया था जो ट्रायंगल बना था उसका एरिया। ट्रायंगल का एरिया कैसे लेते हैं दोस्तों,
रफ कर दिया, स्मॉल एच की वैल्यू लिखी नहीं है। स्मॉल एच कितना आया था, स्मॉल एच आ रहा था हमारा 1.075, यही आया था ना, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, एरिया लेंगे, क्या लेते हैं 1/2 आधार, आधार स्मॉल एल था इंटू ऊंचाई, ये ले लिया, इंटू में थिकनेस लेंगे, दीवार की थिकनेस जितनी भी थी, थिकनेस। इसके बाद ये तो हो गया आयतन, इंटू डेंसिटी लेते हैं, दीवार किसकी बनी होती है, चिनाई की, तो 19,200, ये न्यूटन में आता है ओवरऑल। वैल्यू पुट कीजिए 1/2, एल की वैल्यू कितनी है, मीटर में लेना, ठीक है, एल की वैल्यू एल 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 ये रहा 2.13 इंटू एच कितना आया था 1.075 इंटू थिकनेस कितनी है दीवार की 300 mm, तो पॉइंट में 300 कर दो इंटू 19,200, इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है ये, तो ये न्यूटन में आ जाएगा। मैं कर देता हूँ एक बार, ये आ रहा है 2.13 इंटू में 1.075 इंटू में 0.300 इंटू में 19,200 और इसको पूरे को डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आ गया आपका कितना ओवरऑल 659.4 आ रहा है, ठीक है। तो हम 5 कर दे रहे हैं न्यूटन में, इतना लिख सकते हैं आप से करके, समझ आया। ये आ गया W1, अब निकालते हैं W2, सेल्फ लोड ऑफ लिंटेल, लिंटेल का सेल्फ लोड जिसे आप W2 बोलते हैं। W2 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मैंने लिखवाया था आपको, पर मीटर लेंथ निकालते हैं तो 1 इंटू बी इंटू कैपिटल डी इंटू में 25,000, ये न्यूटन पर मीटर में आता है। तो ये कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू पुट कर दो सबकी, तो ये होगा 1 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, चौड़ाई कितनी आई थी, स्टेप 1 में निकाली थी, ये 300 है, तो पॉइंट में 300 मीटर में कर रहे हैं इसको। कैपिटल डी कितना था 150, तो पॉइंट में 150 इंटू में 25,000, इसको भी कैलकुलेट कर लो, न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा। ये कर देता हूँ आपके सामने, देखिए जल्दी से, 0.300 इंटू 0.150 इंटू में 25,000, यस, ये आ रहा है 1125 न्यूटन पर मीटर इसका सेल्फ लोड आ गया। अब दोनों को यहाँ जोड़ना नहीं है, बीम में हम जोड़ते थे, यहाँ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये न्यूटन पर मीटर में है जबकि ये न्यूटन में था। दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू में क्या क्या आई है, W1 आया था कितना 6595 इतना न्यूटन, W2 आया है 1125 न्यूटन पर मीटर, समझ आया। अब आगे बात करते हैं किसकी, बेंडिंग मूवमेंट की। स्टेप नंबर 3, लोड कैलकुलेट करना आ गया ना, जो स्टेप लिखवाएं जस्ट उन्हीं को फॉलो करते रहना है, ठीक है। स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3, और प्लीज बोर मत होना, मैं बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं फिर भी, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मूवमेंट, इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, बेंडिंग मूवमेंट के लिए मैंने कहा था W1 L/6 लगाएंगे लिंटल के केस में, और W2 के साथ सेम वही L²/8 वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या करना है, हमें निकालना होता है MD, डिजाइन फैक्टर्ड लोड निकालना होता है, 1.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ मैं। W1 कितना था दोस्तों, W1 यस ये रहा 6595 न्यूटन में था, इसको L को मीटर में पुट कर दो 2.13 अपॉन में 6 प्लस में W2 कितना है, W2 है 1125, L कितना था 2.13, इसका स्क्वायर करेंगे और अपॉन में 8 कर दो, अपॉन में 8, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, देखिए कितना आ रहा है ये 1125 इंटू में 2.13 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 8, इधर का निकाल दिया, इसमें प्लस करना ये वाला कितना था, ये है 6595 इंटू में 2.13 एंड डिवाइड बाई 6। अब ये ओवरऑल निकाल दिया मैंने, ओवरऑल इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई और कर दो, तो ये टोटल ही आ गया जितना आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 4468.839, तो 0.84 लिख सकते हैं, ये न्यूटन मीटर में आ गया इतना, समझ पा रहे हैं। अब आप इसको अगर न्यूटन mm में चेंज करना चाहते हैं तो 10⁻³ से गुणा कर देना। तो यहाँ से हमने MD निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे हम, स्टेप 4 निकालेंगे, स्टेप नंबर 4, जिसमें कि हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसे आप MU लिमिट कहते हैं। तो MU लिमिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ग्रेड क्या दे रखा है आपको, ग्रेड दे रखा है FE 415, तो FE 415 के लिए 0.138 FC के BD² होता है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, अब इसको बैलेंस सेक्शन मान करके इसको और इसको दोनों को इक्वल रखेंगे,
तो मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। अब लोड की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ और ऊपर कर देता हूँ कैलकुलेट। यहाँ लिखेंगे फॉर बैलेंस सेक्शन, फॉर बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन में क्या करते हैं हम, एम यू लिमिट को बराबर रखते हैं जो आपका एम डी आया है इसके। तो एम यू लिमिट का फॉर्मूला 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर बराबर ये कितना था, ये आया था आपका 4468.84। ये न्यूटन मीटर में था, लेकिन ये एमएम में होता है, इसलिए 10 की घात 3 से गुणा करेंगे एमएम में चेंज करने के लिए। समझ आ रहा है? अब सबकी वैल्यू पुट कर दो आप, ये सब हटा रहा हूँ मैं नीचे का, ठीक है। अब देखिए आपको डी निकालना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये 4468.84 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 0.138 इंटू एफ सी के, एम 20 ग्रेड था 20 रख देंगे, बी का मान 300 था 300 रख दिया, और स्मॉल डी कितना था 130, तो नहीं स्मॉल डी तो सॉरी यहाँ निकालना ही है हमें। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट कर देते हैं, आपके सामने देख लीजिए 4468.84 इंटू 10 टू दी पावर 3, और इसको डिवाइड करना है किससे, 0.138 इंटू में 20 इंटू में 300 से, जितना भी आया इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये 73.4 आ रहा है। इसको आप 74 कह सकते हैं, 74 कह लीजिए, 74 आया। क्या ये कम है आपका एज्यूमिंग डेप्थ से, एज्यूमिंग कितना था 130 mm था, यस कम है, डेट मीन्स क्या हो गया, सेक्शन इज ओके। यहाँ से आगे बोल देंगे सेक्शन इज ओके, मतलब सेक्शन हमारा ओके है, ठीक है। तो हमारा ये स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं स्टेप 5 की। स्टेप 5 में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना, मैं इसको रफ करता हूँ, आप साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। डिजाइन का क्वेश्चन है दोस्तों, आधे घंटे में सॉल्व हो पाता है, इसीलिए जल्दी जल्दी करते हैं कवर इसको, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ तक के स्टेप आपके लिख जाने चाहिए। अब स्टेप 5 में देखेंगे, ध्यान से देखिए स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करेंगे दोस्तों, हम रेनफोर्स्ड स्टील निकालेंगे, रेनफोर्स्ड स्टील। अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, कैलकुलेशन आप कर लेना ताकि वीडियो लेंथी ना रहे। पहले क्या करेंगे, एएसटी निकालते हैं। एएसटी के लिए फॉर्मूला पीटी लिमिट इंटू में बी इंटू डी। पीटी लिमिट निकालेंगे पहले, यहाँ वैल्यू पुट करने के लिए। पीटी लिमिट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, 0.414 एफ सी के एंड एक्स यू लिमिट अपॉन में एफ वाई इंटू डी। सबकी वैल्यू पुट कर दो, 0.414 इंटू एफ सी के की जगह 20 रखेंगे, 20 ग्रेड था। एक्स यू लिमिट जो होता है एफ ई 415 के लिए कितना होता है, एफ ई 250 के लिए 0.53 डी होता है, 415 के लिए 48 डी रहता है, और 46 डी रहता है 500 के लिए। तो हमें ये वाला पुट करना है, कितना 0.48 डी अपॉन में एफ वाई कितना होता है 415 था, डी कितना, डी को डी रख दो ताकि डी से डी कट जाएगा। इस टोटल को कैलकुलेट करना, 0.0096 आएगा, ये आप करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए, मैं पुट करता हूँ आपके सामने। तो यहाँ से देखिए एएसटी कितना निकल के आएगा, एएसटी 0.0096 इंटू बी का मान कितना था, 300 था, इंटू डी 130 था। मुझे वैल्यू भी याद होगी, देख लीजिए आप। मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ आपके सामने, 0.0096 इंटू में 300 एंड इंटू में 130, ये आ रहा है आपका 374.4 इतना mm स्क्वायर। अब इसके लिए चेक लगाते हैं। चेक कैसे लगाएंगे, चेक के लिए पहले निकालेंगे मिनिमम, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये मिनिमम एरिया कितना लेते हैं, 0.85 बी डी अपॉन एफ वाई। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 0.85, बी का मान 300, डी का मान 130, एफ वाई का मान 415, कितना आ गया ये 0.85 इंटू 300 इंटू में 130 एंड डिवाइड बाई 415 एंड डिवाइड बाई 415। तो ये 79.8 आ रहा है, 87 समथिंग। तो यस मिनिमम ये है, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा है। ए मैक्स निकाल दो, ए मैक्स मैक्सिमम एरिया 0.04 इंटू बी डी लेते हैं, बी और कैपिटल डी। तो 0.04, बी का मान 300 था और कैपिटल डी 150 था। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ रहा, 0.04 इंटू में 300 इंटू में 150, ये 1800 आ रहा है, 1800 mm स्क्वायर। देखो दोनों के बीच में है ये, यस बीच में है, ओके है, एरिया इज ओके,
ठीक है, आपने एरिया भी यहाँ से चेक कर लिया। अब नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हैं, कितनी छड़ आपको प्रोवाइड करनी है। मैं इसको हटा दूँ, इधर का पोर्शन रफ कर रहा हूँ और नंबर ऑफ बार्स निकाल लो। ठीक है, फिर डायग्राम बना देंगे, वहीं तक स्टॉप करते हैं, सीयर में जांच नहीं करेंगे। नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे, AST लेंगे अपॉन में A नोट लेंगे। A नोट के लिए क्या करते हैं हम, π/4, फाई आप सपोज 10 mm एज्यूम कर लेना, यहाँ से 79 आएगा, 78.5 आता है, आप 79 मान लेना इसको। A नोट आ गया, AST आ गया, नंबर ऑफ बार्स n बराबर कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए, मैं लिख देता हूँ, n मतलब नंबर ऑफ बार्स हो जाएगा। AST कितना था 374.4, तो इसको मैं 75 कर दूं, mm² में कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, डिजाइन में आप से करके बढ़ा सकते हैं। ये 79 है, दोनों को डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है, तो ये आएगा 375 डिवाइड बाई 79, डेट मीन्स 4.7 आ रहा है। 4.7 का मतलब हो गया दोस्तों, हम 5 नंबर ऑफ बार्स यूज कर लेंगे, 5 नंबर्स ऑफ बार हम यूज करेंगे। 5 छड़ें आपको यूज करनी है इसमें, छड़ निकल गई। अब डायग्राम कैसे बनाना है आपको, तो डायग्राम आप खुद से बना लेना, आपका टाइम बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्राम आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह का डायग्राम बना, चलो बना ही देता हूँ, क्या टाइम बचाना। ठीक है, हटा दूँ मैं इसको, देखिए डायग्राम जल्दी से देख लो, कुछ नहीं करना, सिंपल सा डायग्राम बनाना है। ये आपको क्या करना है, ये कोई लिंटल था, ठीक, ये लिंटल हो गया आपका, इसमें यहाँ पर नीचे से मेन वार प्रोवाइड करनी है, यहाँ से ऊपर से आपको यहाँ पर एंकर वार प्रोवाइड करनी है इस तरह से, और यहाँ पर स्टीरअप डाल देने हैं, यहाँ पर छल्ले प्रोवाइड करने हैं आपको, स्टीरअप हो गए। ठीक है, ये इधर से आप वॉल दिखा देना कंटिन्यू करके, इस तरह से कर देना, ये वॉल है, ये कंटिन्यू है, इधर से भी आप सब तरफ से कंटिन्यू कर देना, चारों तरफ इसकी दीवार थी ऐसे, बस ये इतना डायग्राम बना देना। ये मेन वार होगी आपकी, जो अभी निकाली आपने, 5 चढ़ाई थी ना, ये मेन वार है, कितने mm की थी, 10 mm फाई की मानी है आपने, और 5 नंबर ऑफ वार्स आई हैं। ठीक है, ये एंकर वार है, एंकर वार बोलते हैं ऐसे। ये स्टीरअप हो गए, लिख लेना पूरा, ये डायग्राम था। आई होप सो डिजाइन समझ आया होगा, मैंने थोड़ा जल्दबाजी कर दी लास्ट में, क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है आपकी क्लास को। तो दोस्तों ये हो गया आपका लिंटल का डिजाइन, थ्योरी करा दी, डिजाइन स्टेप करा दिया, और मैंने एक क्वेश्चन भी करा दिया विद इन ए आवर, 1 घंटे से पहले लगभग कवर हो गया होगा, आई थिंक सो। तो दोस्तों अब करना क्या, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, मेनली आपको स्टेप याद करने, इसमें स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट स्टेप भी पूछ सकता है, इसके अलावा क्वेश्चन दे सकता है, इन्हीं स्टेप को फॉलो करके आपको क्वेश्चन को एग्जाम में लगा के आना है। समझ पा रहे हैं? बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको कराऊंगा कैंटिलीवर बीम का डिजाइन, उसके बाद हम टी बीम करेंगे, देन आफ्टर फिर हम करेंगे उसके बाद 1 वे 2 वे स्लैब का डिजाइन। फिर आपका थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन के लिए मैं PDF दे दूंगा, आप थ्योरी खुद से पढ़ लेना। तो आपका आई थिंक 7 को एग्जाम है बैक पेपर वालों का, तो आप उसे कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, अपने जितने भी जूनियर बच्चे हैं उन सबको बताना है कि GTAC पॉली पर मैं 7 तारीख को आपके जब बैक पेपर कंप्लीट हो जाएंगे 7 के बाद, उसके बाद मैं आप क्लास प्रोवाइड करने वाला हूँ सभी जो आपके जूनियर स्टूडेंट्स हैं, 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर एंड 5th सेमेस्टर, सभी के लिए मैं क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। तो सबको चैनल को क्या करना है, आपको शेयर करना है सबके पास तक, ताकि जिन बच्चों का अब बैक लग गया है आगे उनका किसी का बैक ना लग सके। मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। एंड यहाँ तो मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम है, बट मैं सभी बच्चों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा डिटेल में काफ़ी अच्छे से। तो आपको चैनल को सभी के पास शेयर करना है और आपको भी जुड़े रहना है। जो भी बच्चे JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं मैं उनको प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बुक्स के नाम बताऊंगा, कौन सी बुक ज़्यादा बेनिफिट रहेगी, ठीक है, किस तरह से पढ़ना है, प्रॉपर गाइड करता रहूँगा। चैनल को छोड़ना नहीं, आपको जुड़े रहना है इसी तरह से, और अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।